वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे जॉन टेम्पलेटन के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हम वारन बुफेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रेट मास्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जॉन टेम्पलेटन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें। जॉन टेम्पलेटन को हम बोल सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ही किया था। जो जॉन टेम्पलेटन होते हैं ना, उसको आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजर माना जाता है 20th सेंचुरी का। एक टाइप से कहें तो वो एक पॉनियर थे ग्लोबल इन्वेस्टिंग के, ठीक है। वो मतलब उन्होंने क्या किया था, पहली बार अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मार्केट्स में, अलग अलग मार्केट्स में। मतलब जब यूएस मार्केट था ना, जब वो गिरने लगा था तो उसने बहुत ज़्यादा चालाकी से क्या किया, कैनेडियन और जापानी जो स्टॉक वगैरह थे ना, वहाँ पे अपने पैसे को लगा दिया और जितने भी अपने शेयर होल्डर थे उनको बचा लिया था, ठीक है। तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले एडवांटेजेस ली थी जापानीज मार्केट की, जो ग्रो हुआ था 1960 में, ठीक है। कहते हैं कि इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्किल, भाई उनकी जो भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्किल थी उनको पहचानने के बाद 1999 में जो मनी मैगजीन थी ना, उन्होंने उसे एक नाम से बुलाया था, जो क्या नाम था, ग्रेटेस्ट ग्लोबल स्टॉक पिकर ऑफ द सेंचुरी। सबसे बड़े जो स्टॉक है ना उसको चूज़ करने वाला इस सेंचुरी का जो जॉन टेम्पलेटन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। तो देखो उन्होंने ना कुछ टेनेट्स बताए थे, कुछ सिद्धांत वगैरह बताए थे, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह दिए थे, ठीक है। तो वो क्या है, देखो अगर तुम बाय करना चाहते हो, आई वांट यू टू बाय मी $100 वर्थ ऑफ एवरी सिंगल स्टॉक ऑन बोथ मेजर चैलेंज, चाहिए तो कितने ही बड़े चैलेंजेस हो तो भी है ना हमें स्टॉक वगैरह को परचेज करना चाहिए, ये उस चीज़ पर ध्यान देते थे, ठीक है। तो इन्होंने 16 रूल्स दिए थे इन्वेस्टमेंट सक्सेस के। क्या क्या देखो, बिगिन विद ए प्रेयर, प्रेयर के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब भाई कुछ अच्छा भगवान को याद करना, इस टाइप से प्रेयर करो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्लियरली सोचो और कम से कम मिस्टेक्स वगैरह करो। दूसरा था आउट परफॉर्मिंग द मार्केट इन ए डिफ़िकल्ट टास्क। कहते हैं जो चैलेंजेस वगैरह होते हैं, इज़ नॉट सिंपली मेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैन द एवरेज इन्वेस्टर। जो चैलेंजेस है उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो वो सही है, जबकि रियल चैलेंज तो होता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो भी अच्छा हो, ठीक है। और जो उनको मैनेज करने का जो तरीका है ना वो भी अच्छा हो, ठीक है। मतलब जो रियल चैलेंज है इज इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट आर बेटर देन दोज ऑफ द प्रोफेशनल हु मैनेज द बिग इंस्टीट्यूशन। एक बड़ी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, इन दोनों में से सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्ट, डू नॉट ट्रेड और स्पेकुलेट। इन्वेस्ट करो ना कि ट्रेडिंग करो, स्पेकुलेट करो। जैसे ही भाई ऐसी स्पेकुलेशन लगाएगी, हाँ प्राइस बढ़ सकते घट सकते हैं। जो स्टॉक होता है वो आपका कोई कैसीनो वगैरह नहीं है जहाँ पे आप कभी भी एंट्री ले लो कभी भी एग्जिट्स ले लो। बाई वैल्यू नॉट मार्केट ट्रेंड और द इकोनॉमिक आउटलुक। ये बोला था इन्होंने कि जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल उसे ना डिटरमाइन करना चाहिए मार्केट को, मतलब ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो डिटरमाइन करे मार्केट को, ठीक है। जो इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं वो बियर मार्केट में तो बढ़ते हैं और बुल मार्केट में गिरते हैं। बियर मार्केट होता है जब बहुत ज़्यादा लो पे चलता है मार्केट, और बुल मार्केट होता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है मार्केट में। तो इसीलिए जब इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक्स को, क्योंकि देखो ये कहता है कि चैलेंजेस पर ध्यान दो। जब कोई भी इंसान परचेज नहीं कर रहा, कोई भी फोकस नहीं कर रहा, अगर हम उस टाइम पर परचेज करें तो नॉर्मल सी बात है प्राइस लो पर होंगे, ठीक है। तो वही बोला था इन्होंने, व्हेन बाइंग स्टॉक बार्गेन अमंग क्वालिटी स्टॉक्स। यही बोला था कि भाई बार्गेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करो। आप जब भी एक स्टॉक को फोकस करके चलते हो ना, मतलब स्टॉक को खरीदने की सोचते हो तो उसकी क्वालिटी वैसे ही रिव्यू करो जैसे जब आप एक रेस्टोरेंट को खरीदने की सोचते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने की सोचते हो, जब आप उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करते हो। माना 100% वो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो हो कि जब आप उस पर काम करो तो आपको अच्छा मतलब रिजल्ट्स वगैरह दे, अच्छे रिटर्न दे। बाई लो सो सिंपल इन कंसेप्ट सो डिफिकल्ट इन एग्जीक्यूशन। ये बोल रखा है जब प्राइसेस हाई होते हैं ना तो ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, बाई करते हैं लॉट ऑफ स्टॉक को, और जब प्राइस लो होते हैं वैन डिमांड इज लो, क्योंकि लो तभी होंगे जब डिमांड लो, जब कोई खरीदना नहीं चाहता तो अपने आप प्राइस गिर जाएंगे। इफ़ यू आर बाइंग द सेम सिक्योरिटीज़, अगर तुम सभी जैसे सिक्योरिटीज बाई कर रहे हो, मतलब लोगों के पीछे चल रहे हो, भेड़ चाल नहीं बोल देते हैं कि एक जैसा एक्शन ले रहा आप भी वैसे ले रहे हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो दूसरों को मिल रहे हैं,
ठीक है। देयर इज़ नो फ्री लॉन्च, कोई भी फ्री लॉन्च होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सेंटिमेंट्स के बेस पर कि भाई आप अपने इमोशनल जो भी थिंकिंग होती है उसके बेस पर डिसीजन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके फ्रेंड वगैरह ने कुछ बोल दिया आपके लिए उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे लेनी चाहिए, ठीक है। डू योर होमवर्क और हायर वाइज एक्सपर्ट टू हेल्प यू। कहता है कि पीपल वो ये बताता है कि इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मतलब सर्च करो, इन्फॉर्मेशन वगैरह लो, और जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह है ना उनसे भी जो भी मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं उनसे कंसल्ट करो, उनसे एक टाइप से करो तो हेल्प लो। डाइवर्सिफाई बाय कंपनी बाय इंडस्ट्री इन स्टॉक एंड बॉन्ड देयर इज ए सेफ्टी इन नंबर। मतलब यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, अलग अलग स्टॉक्स में करो, एक जगह पे नहीं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ध्यान रखते हो, ठीक है। ना कभी प्रिडिक्ट करो ना कंट्रोल करो फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर क्या है अनसर्टेन। बस डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दो, इन्वेस्ट करो फॉर मैक्सिमम टोटल रिटर्न। इसका मतलब ये है कि द मीन्स दैट रिटर्न आफ्टर टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन, मतलब भाई टैक्स और इन्फ्लेशन वगैरह के बाद कितना रिटर्न बच रहा है, तो कहता है उस चीज़ पर फोकस करके चलो, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, इस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करो। लर्न फ्रॉम, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना उनसे सीखो ताकि बड़े फ्यूचर में आप बड़ी मिस्टेक ना कर पाओ, क्योंकि जब अगर छोटे छोटे एरर से हम जितना सीख सकते हैं ना वो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है कि फ्यूचर में हम बड़ी मिस्टेक ना करें। एग्रेसिवली मॉनिटर करो आपके इन्वेस्टमेंट को कि आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं वो सब, ठीक है। अन इन्वेस्टर हु हैज़ ऑल द आंसर डज नॉट इवन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। देखो ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास सारे आंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे क्वेश्चन को समझ सकता है। कॉकश्योर अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्ट करने की। कॉकश्योर होता है कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इन्वेस्टर को, प्रोबेबली सूनर देन लेटर टू डिसअपॉइंटमेंट इफ नॉट आउटराइट डिजास्टर। द वाइज इन्वेस्टर क्या होता है, जो एक बुद्धिमान इन्वेस्टर होता है ना वो हर चीज़ को पता कर लेता है कि सक्सेस कब है प्रोसेस में, ठीक है। रिमेन फ्लेक्सिबल रहो, चेंज हो जाओ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ओपन माइंडेड रहो इन्वेस्टमेंट की टाइप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसे ब्लू चिक स्टॉक कब खरीदने हैं, साइक्लिकल स्टॉक कब खरीदने, कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह, तो आप ओपन माइंडेड रहो। डू नॉट पैनिक, कभी भी मतलब पैनिक्स में मत आओ, जैसे वो एकदम से प्राइस गिर गए या एकदम से बढ़ गए एकदम से मतलब एक्शन लेना नहीं, हमें हमेशा सोचना चाहिए, मतलब अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। डो नॉट फियरफुल, कभी भी डरना नहीं चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़। अगर लगन मार्केट क्रैश हो, ये नहीं है कि हम लॉस में चले जाएंगे, अब तक थोड़े टाइम के लिए हुआ हो, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो हमें वो रहना। तो जो टेम्पलेट एंड अप्रोच है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए, स्किल्स वगैरह डेडिकेशन वगैरह की इसके लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। बार्गेनिंग के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। बात है पीटर लिंच। पीटर लिंच को हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मनी मैनेजर बोल सकते हैं हमारे टाइम का। वो रिस्पॉन्सिबल थे सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ फिडिलिटी मैंगलन फंड के लिए। कहता है कि उनकी जो लीडरशिप थी ना उसके अंतर्गत जो मैंगलन फंड थे उस टाइम के सबसे बड़े फंड बन गए थे, म्यूचुअल फंड बन गए थे हिस्ट्री में। कहता है कि 12 बिलियन की एसेट्स के साथ, मतलब वो पीक पर चले गए थे 1987 में। एक टाइप से कही तो जो मैंगलन फंड थे ना उन्होंने बहुत कम मतलब $1,000 से स्टार्ट किया था और जो ग्रो होकर हो गए थे $28,000 1990 में। तो देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ किया। इसीलिए उनको क्या बोला, मतलब जो टाइम मैगजीन थी ना उन्होंने लिंच को क्या बोला था, मनी मैनेजर बोला था, ठीक है। और उन्होंने जितने भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह थी वो अपनी एक बुक थी उसमें एक्सप्लेन की, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। तो वो क्या क्या टेनेट्स थे जो इन्होंने बताए थे, क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते थे। तो देखो सबसे पहले तो अपने पर्सनल इश्यूज़ को कंसिडर करो शेयर खरीदने के पहले। भाई क्या मैं घर खरीद सकता हूँ, क्या मेरे को घर ना खरीदना चाहिए, क्योंकि जो घर में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्या मुझे पैसे की ज़रूरत है किसी भी अदर काम के लिए, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, लाइक जो एक ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए। डू आई हैव, क्या मेरे पास पर्सनल क्वालिटी वगैरह है इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए। तो लिंच ने सबसे ज़्यादा फोकस थर्ड पे किया था, ठीक है, कि क्वालिटी मतलब पेशेंस है हो, सेल्फ रिलायंस हो, कॉमन सेंस हो, टॉलरेंस हो रिस्क, ओपन माइंडनेस हो, परसिस्टेंस हो, ह्यूमिलिटी मतलब डिसिप्लिन वगैरह हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, विलिंगनेस हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिसर्च वगैरह करने की, मिस्टेक वगैरह एडमिट करने की, इग्नोर करो जनरल पैनिक को, मतलब जो डर जाते हैं हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वो इग्नोर करो। अपने टाइम और एफर्ट दो। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो कम से कम वीक में 1 घंटा तो दो, एटलीस्ट 1 आवर ए वीक इन्वेस्टमेंट रिसर्च पे, ताकि कुछ भी कमियां हैं, कब अपॉर्चुनिटीज आ रही, कब थ्रेट्स, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके, ठीक है। इसीलिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट रिसर्च पे, यही हमें बेनिफिट देगा, ठीक है।
इज गोइंग अलोन, खुद अकेले जाने की, अकेले खुद के एफर्ट लगाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो जब दूसरे टिप्स वगैरह देते हैं ना उनको इग्नोर करो। खुद आपने जो रिसर्च किया ना कभी भी वो पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए, अपनी रिसर्च पर अच्छे से फोकस करो, अगर वहाँ से कुछ भी सजेशंस मिलते हैं तो उन पर फोकस करो। इन्वेस्ट इन समथिंग यू नो और अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप जानते हो, जिसको आप अच्छे से समझते हो। अननोन चीज़ों के ऊपर कम, मतलब अननोन चीज़ों के वो एकदम से मत एक्सेप्ट करो। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता है, हम समझते हैं, ठीक है। अगर कहता है कि तुम फाइंड आउट करते हो कोई प्रोडक्ट जो बहुत तेज़ी से जा रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो तुम्हें सजेशन मिल गया, वहाँ से एक आइडिया मिल गया कि ये प्रोडक्ट अगर फ्यूचर में भी फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि लोग इसको परचेज कर रहे हैं, तो रीजन वगैरह फाइंड आउट करो। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक फॉर कंपनीज दैट आर ऑफ द स्कोप ऑफ द मार्केट, ऐसी कंपनीज के लिए सर्च वगैरह करो जो ऑफ द स्कोप है मार्केट से। स्कोप फॉर एप्रिसिएशन सीम्स टू बी ग्रेटर फॉर स्मॉल एंड एन एक्साइटेड कंपनी, कहते हैं जो स्कोप होता है ना एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ोतरी का, वो बहुत बड़ा होता है छोटी छोटी और अनएक्साइटेड कंपनीज के लिए, विच द मार्केट डज नॉट फैंसी, जब मार्केट ना इतना अट्रैक्टिव ना दिखे, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर एक दो कंपनी डूब भी जाती है तो उससे लॉस नहीं होता। लिंच ने क्या कहा था, ये चॉइस होनी चाहिए। अब अगर ये चॉइस है बिटवीन आउनिंग स्टॉक इट फाइन कंपनी विद एक्सीलेंट मैनेजमेंट, तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, और इन ए हाई कम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, हर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए सिंपल इंडस्ट्री वगैरह में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता। अप्लाई करो सिंपल क्राइटेरिया, लिंच ने रिलाई किया था जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना उन पर हमें डिपेंड रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस वगैरह को। उन्होंने किस पर ध्यान दिया था, प्राइस अर्निंग रेशियो पर, कि उसको हमें केयरफुली एनालाइज वगैरह करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर ट्वाइस हो जाता है ना ग्रोथ रेट का तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, लाइक कैश पोजीशन, डेब्ट फैक्टर, डिविडेंड वगैरह, बुक वैल्यू वगैरह। डू नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है प्रेडिक्ट करना सही डायरेक्शन में मार्केट को, क्योंकि मार्केट क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अवॉइड करो मार्केट की टाइमिंग को। पीटर लिंच बिलीव करते हैं स्टेइंग इन द स्टॉक मार्केट ऑल द टाइम, कि भाई हमेशा स्टॉक मार्केट में रहने पर, ना कि स्विच करना, कभी प्राइस बढ़ गए तो बेच दिया, फिर प्राइस घट के खरीद लिया, फिर एग्जिस्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एवर वो मार्केट में रहने पर डिपेंड, मतलब मार्केट में डिपेंड रहने पर ही फोकस करते थे। अवॉइड जेनरिक फॉर्मूला, पिंच की थिंकिंग थी कि अगर हम जेनरिक फॉर्मूला पर रहते हैं तो वो नेगेटिव हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमें उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हमें है ना कब बेचना चाहिए, हमें जब मनी डबल हो जाए। डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई मतलब एक ही नंबर ऑफ स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें ना पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक वगैरह लेके चलने चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है, केस बाय केस बेसिस पे, ठीक है। कब यू हैव गोटन एज यू हैव अनकवर्ड, जितने भी जो भी एक्साइटेड प्रोस्पेक्ट वगैरह उनको कवर करो। पेशेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप सोचो कल ही मेरे को प्रॉफिट हो जाए, नहीं। क्विक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। रिमेन इन्वेस्टेड इन योर स्टॉक इफ द फंडामेंटल कंटिन्यू टू बी गुड, ठीक है। कंसिक्वेंटली पेशेंस होना चाहिए, ये सब बता रखा है। केयरफुली सिलेक्ट करो, रोटेट करो जो भी तुम्हारे फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं। जो कहता है कि पीटर लिंच था, उन्होंने क्या कहा था, प्रैक्टिस्ड वेरी सक्सेसफुली, बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुली हमें प्रैक्टिस करना चाहिए दी आर्ट ऑफ रोटेट करना अपने पोर्टफोलियो वगैरह को फंडामेंटल के बेसिस पर, ठीक है। और अवॉइड करो फाइनेंशियल डेरिवेटिव वगैरह को, हमें ना कभी भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव के फेवर में नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि आई हैव नेवर ब्रॉट, कि मैं कभी नहीं लेके आई फ्यूचर को नोर एन ऑप्शन इन माई इंटायर इन्वेस्ट कैरियर, मैंने कभी भी मतलब है ना फाइनेंशियल डेरिवेटिव वगैरह पे इतना फोकस नहीं किया और ना ही मैंने फ्यूचर वगैरह को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। ये हार्ड होता है मनी वगैरह बनाना रेगुलर स्टॉक में, जब तक कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर वगैरह नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पीटर लिंच वगैरह ने अपनी स्टडी वगैरह बताई थी, उन्होंने बताया था कि भाई मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना स्टार्ट किया। बात आती है जॉर्ज सोरोस की, जो हंगरी में बोर्न हुए थे 1930 में और एक यूएस सिटीजन थे। जो जॉर्ज सोरोस थे वो एक अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड रखते थे। जो जॉर्ज सोरोस थे ना, उन्होंने 1969 में क्वांटम फंड एस्टैब्लिश किया और ये एक्सपेक्ट, इसमें ना $1 लाख इन्वेस्ट किए और ये एक्सपेक्ट किया कि 130 मिलियन से ग्रो होगा 1994 के एंड तक। ये दिखाता है कि 35% की ग्रोथ रेट इसमें मतलब हुई थी 25 सालों के पीरियड में। जो रॉबर्ट स्लेटर थे उन्होंने ये बोला कि जितना ग्रोथ, जितनी मतलब जो सोरोस ने जितना ग्रोथ किया है ना फाइनेंशियल मार्केट में, इतना आज तक किसी ने नहीं किया। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैगजीन थी, उन्होंने एक टाइटल दिया था वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मनी मैनेजर के रूप में,
ठीक है। उन्होंने जो भी मेथड दिए थे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, अंडरस्टैंडिंग से बाहर थे, उन्होंने अपनी बुक थी एल्चेमी फाइनेंस उसमें एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी इतना हेल्पफुल नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल को ना एक बुक टाइटल था सोरोस का, द लाइफ टाइम एंड ट्रेडिंग सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर बाय रॉबर्ट स्लेटर के, उसके अंतर्गत अपने इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताई है, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मूवमेंट, रिफ्लेक्टिव थ्योरी और ग्रेटेस्ट स्कोप, जिनको अब हम पढ़ते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मूवमेंट में ये बताया जो सोरोस है ना वो एक स्पेक्यूलेटर की तरह काम करते हैं, मतलब वो स्पेक्यूलेट करते थे कि इंटरनेशनली की जो भी कमोडिटीज़ वगैरह हैं, करेंसीज वगैरह हैं, स्टॉक वगैरह है, बॉन्ड्स वगैरह हैं, कि कब वो बढ़ते हैं कब घटते हैं, मतलब उनके मार्जिन में डिफरेंस कब आता है उनके प्राइसेस वगैरह में। उन्होंने डेरिवेटिव वगैरह को एम्प्लॉय किया, मतलब उनका यूज़ किया। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है अपने मतलब जो प्लान वगैरह बनाए थे उनका, कि इफ़ आई स्टार्ट विद ए फुली इन्वेस्टेड पोजीशन, मतलब अगर मैं ऐसी पोजीशन से स्टार्ट करता जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह किया हो, देन सेल शॉर्ट एन इक्वल अमाउंट, तो मेरे को मतलब उतना ही बेचना चाहिए जो इक्वल अमाउंट का हो। एक 20% डिक्लाइन हो जाता है इवन इफ इट इज़ अफेक्ट द लॉन्ग एंड शॉर्ट इक्वलिटी, अगर लंबे पीरियड और शॉर्ट को दोनों को बराबर ये अफेक्ट करता ना, तो इससे मेरे को 20% का डिक्लाइन आ जाता है। एक टाइप से कह दो 80% ही बच जाती है मेरे पास। फिर इसने बताया था रिफ्लेक्टिव थ्योरी के बारे में। रिफ्लेक्टिव थ्योरी में क्या बोला, सोरोस का बिलीव था कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना वो अनस्टेबल है, स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजीज के द्वारा गवर्न है, मतलब बहुत सारे ग्रेट मास्टर वगैरह हैं। आज के जो वर्ल्ड है ना उसमें जो क्लासिकल थ्योरी है इकोनॉमिक्स की जो होल्ड करती है इक्विलिब्रियम प्राइस विच रिप्रेजेंट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। सोरोस ने कहा था जो जर्नली एक्सेप्टेड व्यू ये है कि जो मार्केट है वो हमेशा सही है, ठीक है, दैट इज द मार्केट प्राइस, जो मार्केट की जो प्राइस वगैरह है ना टेंड टू डिस्काउंट फ्यूचर डेवलपमेंट की, जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसको एक्यूरेटली डिस्काउंट वगैरह करते हैं, ठीक है, जब भी वो अनक्लियर हो, ठीक है, कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गए फ्यूचर में। आई स्टार्ट विद, लेकिन मेरा अपोजिट पॉइंट था, मैंने हमेशा ये समझा कि मार्केट रॉन्ग है, मार्केट में जो प्राइस आ रहे हैं वो भी रॉन्ग है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है मार्केट हमेशा सही हो गलत हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, कोर्स ऑफ एक्शंस पे, ठीक है। उन्होंने ना एक रिफ्लेक्टिव थ्योरी दी थी जिसको इन्होंने 2 फंक्शनल रिलेशनशिप में बांटा, एक कॉग्निटिव और एक पार्टिसिपेटिंग। कॉग्निटिव का तो मतलब है परसेप्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट डिपेंड ऑन सिचुएशन की, एक पार्टिसिपेंट की जो सोच है ना वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, जबकि जो सिचुएशन है वो इन्फ्लुएंस की जाती है पार्टिसिपेंट्स की परसेप्शन से, सोच से, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग फंक्शन। इन्होंने एक मैथमेटिक फॉर्मूला वगैरह भी यूज़ किया था। कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं y = fx, पार्टिसिपेटिंग ये होता है और हाँ इसीलिए हम इनको क्या लिख देते हैं ऐसे, y तो हो गया हमारा f ब्रैकेट y और x हो गया हमारा f ब्रैकेट में x। जो सोरोस थे वो आर्ग्यूड करते हैं 2 रिकर्सिव फंक्शंस पे डू नॉट लीड, जो इक्विलिब्रियम नहीं लीड करते, मतलब इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं लेके आते, लेकिन एंडलेस प्रोसेस ऑफ चेंज चलते रहते हैं, ठीक है। फिर इसने दिया था ग्रेटेस्ट स्कोप, कहता कि जो मेथड और अप्रोच थे ना सोरोस के वो हम इन स्कोप की हेल्प से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कहता है कि जो बर्लिन था, बर्लिन वो जब नीचे की तरफ जा रहा था नवंबर 1989 में, तो लोगों का बिलीव था कि जो न्यू यूनाइटेड मतलब यूनिफाइड जर्मनी है ना वो बढ़ेगा, प्रॉस्पर होगा, लेकिन सोरोस इससे उल्टा सोच रहे थे। वो ये मान रहे थे कि भाई जो जर्मनी वगैरह है वो उल्टा बिहेव करेगा, मतलब गिरेगा, ठीक है। तो कहता है कि जो फाइनेंसिंग द यूनिफिकेशन रिमेन प्रीऑक्युपाइड रहा विद इट्स इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत कम अटेंशन पे की थी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह थी, उनका जो जर्मन आउटलुक था ना वो एक इम्पोर्टेंट प्रभाव लेके आया था इकोनॉमिक्स के लिए, जो भी करेंसीज वगैरह थी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की। इसी बैकड्रॉप के कारण जो ग्रेट ब्रिटेन था ना उसने न्यू वेस्टर्न यूरोपियन सिस्टम वगैरह को ज्वाइन कर लिया। जो ईरा मतलब जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म था वो रॉन्ग प्रूव किया गया, मतलब सोरोस के द्वारा। उसने सोचा कि ये रॉन्ग है और वो बिकेम डिपेंडेंट ऑन जर्मनी और जर्मनी पर डिपेंड हो गया। जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर थी ना वेस्टर्न यूरोप की वो डिपेंड करती थी व्हेन जर्मनी वाज इनवर्ड लुकिंग, जब जर्मनी इनवर्ड लुकिंग दे रहा था। जो एक फेटल था ब्रिटेन, फेटल का मतलब होता है, फेटल मतलब होता है जानलेवा घातक सिचुएशन वगैरह हो गई थी, उनके बारे में ना किसने बताया था, एक ऑथर लर्नर थे जो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करते थे। उन्होंने ना उसको एक पोनियरी माना था ग्लोबल थिंकिंग का, ठीक है, जो मतलब भाई क्या चेंज हो रहे हैं उसके बारे में मतलब समझ सकता था। एक टाइप से कहें तो ऐसा नहीं है कि उसने हमेशा ग्रोथ हुई है, लेकिन हाँ ये था कि उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा 1 बिलियन तक कमा लिया था। और जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं इन वर्ल्ड बिलियनरी वगैरह की फोर्ब्स की लिस्ट में वो 56वें नंबर पे दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो ना हाँ जितना भी कमाते हैं
उसका डोनेट भी करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे काम वगैरह किए हैं। तो जॉर्ज सोरोस को हम एक अच्छा पॉइनियर मान सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक खत्म होता है। इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।